हद हद तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद और अनहद तपे ताको नाम फ़कीर। तो ऐसी फ़कीर की ज़िंदगी बसर करने वाले नाथ जोगी समाज का जो गांव है मोहिदीपुर और नावखुर्द, वहाँ पे आज हम पहुँचे हैं। तो ये जो फ़कीर की जो पदवी है, तो ये वैराग्य की एक, मैं कहूँगा कि एक निशानी है एक तरह से, क्योंकि ये तमाम जो नाथ जोगी है, ये मच्छिंद्र नाथ हो, गोरखनाथ हो, उनसे ये परंपरा जो चालू होती है, तो ये गुड़ विद्या के माहिर जाने जाते हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि उनके पास जो ज्ञान था, अगाध ध्यान था, उसको जन जन तक, आवाम तक पहुंचाने के लिए वो खानाबदोश ज़िंदगी यापन करते थे और एक तरह से वो हमेशा के लिए घुमंतु जीवन यापन करते थे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो योग शास्त्र में जो जिसे मुक्ति कहा गया है, तो एक तरह से वो मुक्ति का जीवन, वो एक तरह से जीवन उनके करते थे जीवन यापन। तो हम देखेंगे कि जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों की जो नज़र थी, वो नज़र आदिवासियों के जंगल पर और जो खेतीहर जो किसान है उसके उनकी नज़र गई, क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता था कि जहाँ जालदार पर बसती थी सोने की चिड़िया, वही भारत देश है मेरा। तो ऐसी सोने की चिड़िया देश पर उनकी जो नज़र गिरी, तो उन्होंने किसानी पे और जंगल पे टैक्स उन्होंने लगाया। तो उन्होंने देखा कि जो घुमक्कड़ लोग हैं वो टैक्स पेयर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जो टैक्स पेयर नहीं थे उन लोगों को इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया। और तब से जो है ये त्रासदी हमारी चालू हुई। और ये त्रासदी चालू होने से कहीं पे भी चोरी होती है, तो फिर वो हंसे पारदी हो, नाथ जोगी हो या फिर कंजार भाट हो, उनको उठाया जाता है, पुलिस स्टेशन में लेके जाता है और उन पर हर तरह के जुल्म जाती होती है। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों से जो त्रासदी चली हुई है, उसका एक दूसरा एक सांस्कृतिक पहलू भी है कि जैसे हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने त्रिशरण दिए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिशरण दिए थे। तो इन्होंने सांस्कृतिक संघर्ष किस तरह से किया, तो इन्होंने कहा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उसी तरह बुद्ध का मतलब है हाईएस्ट विजडम, मतलब सबसे परम ज्ञानी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो अनपढ़ है, बेवकूफ़ लोग हैं, उसके लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग चालू किया। उसी तरह से बुद्ध जो थे वो 10 पारमिता और 10 बल प्राप्त था उनको, इसलिए विजयादशमी जो उत्सव है वो हमारा अहम उत्सव है। लेकिन इन्होंने उसको कैसे उल्टा दिया, उन्होंने कहा दशहरा, और हम आज दशहरा उत्सव करते। असल में दशहरा नहीं है, 10 का उस दिन जीत हुई है, 10 वहाँ पे हरा नहीं है। तो जिसको 10 बल थे और 10 पारमिता थी, वो उस दिन विजय हुआ था। तो इस तरह से ये एक सांस्कृतिक संघर्ष भी है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो गुड़ ज्ञान था नाथपंथियों के पास, यही इन्होंने कब्जा किया और हम पे उन्होंने कहर ढाना चालू किया। तो आज हम देखेंगे कि जिस तरह से वारकरी है या फिर भट्ट ब्राह्मण है, वो पूजा पाठ करता है, तो उसको लोग दान दक्षिणा देते हैं और पैर भी पड़ते हैं। उसी तरह से जो नाथपंथियों के पास ज्ञान था, तो वो देने के बाद उनके भी जो आवाम थी अंग्रेजी के ज़माने के पहले, तो उनको जो है वो उनका मान सम्मान होता था और उनके भी पैर पड़ते थे लोग, और उनको खाना भी खिलाते थे, दान भी देते थे, दान दक्षिणा देते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि आज रामपाल हो, आसाराम स्वामी हो, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने गद्दियाँ संभाली हुई है और अय्याशी कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि यूपी का जो सीएम है उसका नाम योगी है, लेकिन वैराग्य उसमें कुछ भी नहीं है और वो हर इंसान पर जुल्म ढा रहा है। लेकिन हमारे जो नाथपंथी थे वो कहते थे कि हम ब्रह्मास्मि, या हम सब जो इंसान है, इंसान इंसान सब एक है। इस तरह से वो तत्वज्ञान बांटते थे। लेकिन आज क्या देखेंगे हम कि जिस तरह से एक कोई मुस्लिम होता है, दाढ़ी वाला होता है, तो उसको ये कहते हैं कि ये मुस्लिम है, उसके पहराव से ठहरा रहे, उसके वेशभूषा से ठहरा रहे। और कहीं पे भी बॉम्ब स्फोट होता है तो मुसलमानों को उठाया जाता है और मुस्लिम को आतंकवादी कहा जाता है। तो उसी तरह से
जो भगवा गेरुआ वस्त्र पहनता है तो उसका लिंचिंग किया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि मोहिदीपुर और नावखुर्द के जो हमारे समझ लो 2012 में नागपुर में हो, अभी हाल ही में राइनपाड़ा और अभी जो उरन में घटना हुई, तो इस तरह से 13 जो हमारे बंधु थे उनको इस व्यवस्था ने मार डाला। क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने वो गेरुआ रंग का जो है वो पहना था, वस्त्र पहना था। तो ये गेरुआ रंग जो है ये वैराग्य का रंग है, लेकिन उन्होंने उसको एक तरह से झूठी बातें कहकर, खोखली बातें कहकर उन्होंने एक तरह से इन्होंने मारना चालू किया। क्योंकि इनकी दुकानें चलने को होना, आसाराम बापू जैसे बदमाशों की दुकानें चलने को होना, इसलिए इनको हमारे जो नाथपंथी है, जो डौरी गोसावी है, नाथ जोगी है, इनको बदनाम करने का ये एक तरह से षड्यंत्र है। तो आज जो हम है, आज हम इस गांव में एक हमारी जो बच्ची है जो कि जमुना सोलंके, तो जमुना सोलंके जो मैं कहूँगा कि जो घुमंतु विमुक्त जातियाँ है, खाना बदोश जातियाँ, उनमें 1% केवल एजुकेशन का रेट है। 1% भी नहीं है, पूरी तरह से 0.009 ऐसा है। तो और दूसरी बात कहूँ तो जो महिलाएं है, स्त्री है, तो वो तो 5वीं के आगे पढ़ती ही नहीं है एक तरह से। तो हमारी जो भगिनी है उसने, हमारी जो बेटी है उसने 11वीं में जो है मतलब 10वीं में 80% मार्क मिला है। और उसकी जो संघर्ष था वो हम जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं जमुना जी को कहूँगा कि मैं उनको आज आधुनिक जो ताराबाई शिंदे थी, तो उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना का ग्रंथ लिखा था, तो उसके स्वरूप में मैं उनको देखता हूँ। और उनके जो मास्टर साहब है जिन्होंने उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया, वो आधुनिक क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, मैं उनको कहूँगा कि हमारे भाईलाल जी बाबर भी हमारे साथ में है। तो सबसे पहले तो मैं जमुना जी से उनका मैं संघर्ष पूछूंगा कि आपने किस तरह से ये शिक्षा हासिल की। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि हमारे गांव में ज़्यादा तो लड़कियां पढ़ती नहीं है, बस 5वीं से 7वीं तक उससे ऊपर कोई लड़कियां पढ़ती नहीं है। हमारे गांव में उन लोगों की ऐसी मनस्थिति हो गई है कि लड़की पढ़कर क्या करेगी, क्योंकि अभी तक हमारे गांव में मोहिदीपुर हो या नावखुर्द या हमारे समाज में लड़की पढ़कर भी आगे पढ़ी ही नहीं है और आगे पढ़कर कुछ बनी भी नहीं है। तो उससे मुझे तो परेशानी हो रही थी कि अब तुम भी पढ़कर क्या करोगी, वरना मतलब कि हमारे समाज की लड़कियां तो अभी तक पढ़ी नहीं है और तुम भी 5वीं तक की पढ़ो, आगे पढ़कर क्या करोगी। और मुझे प्रोत्साहित करने वाले भाईलाल बाबर सर जो है, इन्होंने मुझे जब भी मुझे परेशानियाँ होती थी, जब मुझे एजुकेशन में कुछ डिफ़िकल्टी आती थी कि मैं क्या करूँ और क्या मुझे मतलब मेरा जो रास्ता है, मैं जो मेरी मंजिल है, उन्होंने मुझे तय कर दी है। और उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि तुम ही हमारा समाज का विकास कर सकती हो, हमारे समाज को आगे तक लेकर जा सकती हो, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियां पढ़ती नहीं है, उनको तुम ही उनको प्रेरित कर सकती हो। जब मेरे 10 क्लास की रिज़ल्ट आया था, मुझे 80% आए थे। उसके पहले भी मेरे पिताजी उनका मेरे एजुकेशन में विरोध था, वो मुझे पढ़ाई से इनकार कर रहे थे, क्योंकि लड़कियां अभी तक मतलब पढ़कर कुछ बनी नहीं है। जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब पिता मेरा रिज़ल्ट देखकर वो रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे मेरा मन विचलित हो गया। मैंने मतलब पिताजी ने बोला कि सच में मेरी बेटी कुछ कर सकती है। पहले तो गांव में कुछ लड़कियां पढ़ती नहीं, तो मेरे पिताजी का मन भी मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब बाबर सर ने, लेकिन जब आपने ओपन मेरिट आए 80 मार्क मिला है, 80%, तो फिर पिताजी क्या बोले आपको? पिताजी बोले कि मुझे तुम पर गर्व है। मैं मतलब कि मुझे पता नहीं था कि तुम मतलब इतना मार्क्स कमा सकोगी, और मुझे पता नहीं था कि तुम में इतने गुण हैं और तुम हमारे समाज के लिए कुछ तो कर सकती हो। बाद में आप जब शिक्षा लेती थी पड़सी सुपो या फिर बाहर जाकर, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी, क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी आपको? मुझे पहले तो घर से निकलती ही गांव की जो महिलाएं होती है वो बार बार कहती थी कि तुम पढ़कर क्या करोगी,
वैसे गांव में कुछ पढ़ी नहीं, और ये लड़की पढ़ कर क्या करेगी, पढ़ के ये नहीं पढ़ेगी, मतलब कि गांव में तो अभी तो कोई पढ़ा नहीं है और ये कहाँ पढ़ेगी। उसके बाद हमारे गांव में एक नदी है, उसमें पुल नहीं है, तो हमें आने जाने में दिक्कतें होती थी। जब हम बस स्टैंड पर जाते थे तब हमें ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलता था, बस हमारे क्लास के टाइम पर नहीं आती थी। तब हमारा ऑटो रिक्शा का जो भाड़ा था वो 60 रुपीज़ था, जो हमारा मतलब हमसे वो झेलता नहीं था। और स्कूल में बस में बैठते समय भी हमें कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी कि हमें मतलब हम नाजोगी समाज के हैं, तो वो लोग हमें मतलब भेदभाव करते थे हमें कि तुम नाजोगी समाज के हो, मतलब हमें भराड़ी वगैरह बोलते थे, तुम हमारे बस में नहीं बैठ सकती, ऐसा बोलकर हमें मतलब बस में भी कुछ दिक्कतें आती थी। और स्कूल में ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी। स्कूल में जब हमें क्लास जाने में या फिर स्कूल जाने में कुछ देरी होती थी, तभी हम स्कूल में शिक्षक की डांटी खाया करते थे। नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पे नदी भी है, तो नदी में पानी आने के बाद भी दिक्कतें आती होंगी। हाँ, तो वो किस तरह से फिर सॉल्व किया? मतलब कि जब मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे साथ घड़ी हुई थी। हम जब नदी से जा रहे थे तब मतलब नदी को बहुत बड़ा पूर आया था, तो पानी मतलब पानी बहुत ज़्यादा था, जो हम नदी पार कर नहीं सकते थे। हमने एक चाचा से बोला कि हमें नदी पार कर मतलब छोड़ दो हमें, तो उन्होंने बोला क्या मुझे मतलब चले जाओ वापस पढ़कर, तुम भी क्या करोगे, और वैसे लड़कियाँ पढ़ती नहीं, चले जाओ, तुम लोगों को क्यों मुझे परेशान कर रही हो, चले जाओ अपने घर वापस। तो हम जा रहे थे लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो उससे मैं प्रेरित हुई कि इन लोगों को जो मनस्थिति हुई है कि लड़की पढ़ नहीं सकती, वो आगे बढ़कर कुछ कर नहीं सकती, मैं वही बात लेकर मन में मैंने सोचा कि लड़की पढ़ सकती है, लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है। जैसे हमने ताराबाई कहा है, उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष समता का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है। उसी तरह मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहूँगी और अपने समाज की लड़कियों को आगे पढ़ाकर और अपने समाज को आगे तक लेकर जाना चाहूँगी। क्या बात है, आपने देखा कि बहुत ही बेबाक, बेखौफ और तेज और तर्रार और जुनून और जज्बे के साथ हमारी जो जमुना बहन है वो एक तरह से लड़ाई लड़ना चाहती है। और जो घुमंतु जनजाति है उसमें की तमाम जो जातियां हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो जीवन पद्धति है और उनका विश्व की तरफ देखने का जो एक दृष्टिकोण है, उसको भी वो सामने लाना चाहती है। क्योंकि मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें इतनी विविधता है कि वो दुनिया में कहीं पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हमारी महाशक्ति है। इसलिए जो टैलेंट हमारे जो भटके विमुक्त है, आदिवासी है, उनमें छुपा हुआ टैलेंट आगे आता है, वो चाहे क्रीड़ा क्षेत्र का हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, वो यदि सही मायने में आगे आता है तो कई नोबेल प्राइज हमको मिल सकते हैं। और ओलंपिक में यदि हमारे बच्चों को मौका मिले तो हमारे जो ओलंपिक में मेडल की बारिश होंगी। यदि हमारा फांसी पारसी समाज का, हमारा कैकाड़ी समाज का, हमारे नाथ जोगी समाज के बच्चों को यदि मौका मिले तो वो जरूर मेडल की बारिश करेंगे। तो मैं आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, ये भी मैंने सुना, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, मुझे कबड्डी में इंटरेस्ट है और रनिंग भी मैं अच्छी करती हूँ। मुझे रनिंग में गोल्ड में प्राइज़ मिला है। स्कूल में हुई थी जो तालुका स्तर पे। मैं अपने जो अंदर का गुण है, जो क्रीड़ा गुण, वो मैं आगे दिखाना चाहूँगी और उसमें भी कुछ ना कुछ तरक्की करना चाहूँगी। आप जो अभी जो बच्चे हैं, तो आप जो गांव में से अकेले या फिर 2-3 आपके साथी है और वो बाहर है, ठीक है, लेकिन और जो अभी नए बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहोगे और उनको क्या प्रेरणा दोगे और क्या संदेश दोगे उनको? मैं तो उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे मैंने हमारे समाज की तरफ देखकर, हमारी परेशानियाँ देखकर, जो मैंने पढ़ाई कर जब मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ बोल रही हूँ, ये शिक्षक के माध्यम से ही बोल रही हूँ। मैं उन बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ना कहीं अपने समाज को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कर वो पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने अंदर का जो गुण है
वो दिखाए लोगों को। जब तक आप अपना गुण बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक आपको कोई मतलब पूछेगा भी नहीं, और आपको मतलब आपको जानेगा भी नहीं। इसलिए मैं हमारे समाज के ये बच्चों हैं उनको कहना चाहूँगी, जो महिला है, जो हमारे समाज की महिलाएं हो, उन्होंने जैसे पढ़ाई एजुकेशन लेकर ही वो आगे तक पढ़ी है, उन्होंने अपने समाज का विकास किया है। वैसे मैं अपने समाज के बच्चों को कहूँगी कि वो भी उसी तरह हमारे समाज का विकास करें और अच्छी पढ़ाई कर एजुकेशन के माध्यम से हमारा नाम लौकिक करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध होती है, और जो इसको पिएगा वो गुर्राएगा, शेर जैसा दहाड़ेगा वो। तो इसी तरह हमने देखा कि जमुना जी भी आज दहाड़ रही है, और फिर चाहे वो कोई भी फिरका परस्त ताकते हो, कोई जातिवादी सांप्रदायिक धार्मिक ताकते हो, उसके खिलाफ भी लड़ने का एक जुनून और जज्बा उसमें कुट कुट कर भरने वाले जो हमारे साथी है भाईलाल बाबर सर, उनसे भी मैं थोड़ी जानकारी लूँगा कि आपका जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय कराइए। ये गांव में पहले स्कूल नहीं थी और इधर उधर बच्चे घूम रहे थे। मेरे को लगा कि कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उनको भविष्य उनका अच्छा रहेगा। इसके वजह से मैंने ये मंदिर में स्कूल चालू की, पेड़ के नीचे स्कूल बच्चों को पढ़ाता था। और इससे वजह से ये जो जमुना सोलंकी है वो बहुत ही मोटिवेशन होकर के पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत न आने के वजह से पढ़ाई अच्छा करती थी, और सब बच्चे से वो ज़्यादा मार्क हासिल करती थी। उनके पिताजी को मैंने समझाया कि चलो आज की ये सावित्री बाई फुले के मैं उनमें देखना चाहता हूँ कि ये बच्ची कुछ ना कुछ बन सकती है। और ये जो छोटा सा गांव है, ये एक दीवा ये गांव में लग गया, ये एक दीवे से पूरा गांव जगमगाएगा, और इससे वजह से पूरा गांव का एक दिन अच्छा होगा। इसके आप सब आदमी ने सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई में ही सब कुछ है। पढ़ाई के अंदर जो ही समझे होगा वो पढ़ाई से ही होगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने सिखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये जो महामंत्र है ये उन्होंने जो दिया वो सब पूरे घुमंतु समाज में घूमना चाहिए। और यही मैं विनती करना चाहता हूँ। ये बच्ची में सिर्फ आज की सावित्री बाई फुले मैं देखना चाहूँगा, और ये एक दीपक से पूरा गांव जगमगा न हो तो पूर्ण घुमंतु समाज जगमगाएगा। ऐसे मैं दिल से गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था कि जो गुलाम है वो गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ तो ही वो बंड करेगा, मतलब विद्रोह करेगा। लेकिन आज जो हमारा समाज है वो अपनी विद्या उसके पास से लुप्त हो चुकी है। उसके पास जो असीम ज्ञान था वो भी परंपरा मतलब वो अभिसरण नहीं होने से वो आज लगभग ख़त्म हो गया है, और वो केवल अभी भिक्षा और उसका जो कला गुण थे उसमें के वो कला गुण लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो ये इस कला गुण जो है, अभिनय कला है, रंगमंच की कला है, बाद में जो आध्यात्मिक विद्या है, तत्वज्ञान है, इसको आगे लाने कैसे आगे आप ला सकेंगे या लाएंगे, इसके लिए आप क्या करना चाहोगे? इसके लिए हम जो हमारा जो सांस्कृतिक है वो धरोहर हम कायम रखने के लिए एक नया स्कूल चालू करने का हमारा प्रयास कर रहे हैं हम। और इसमें जो संगीत शिक्षण, कला शिक्षण, उसमें वो हर तरह की साहित्य का और विचारों का पठन होगा। और ये जो संस्कृति लुप्त होने जा रही इससे हम बचा कर रखेंगे। और आगे तक जो लड़ाई समझो जितने भी घुमंतु समाज पर अन्य अत्याचार होंगे के माध्यम से हम पूरे इंडिया में उसको घुमाएंगे और संगठन बढ़ाएंगे, और ये जो संस्कृति का धरोहर है वो कायम रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि जो समाज अपना गौरवशाली जो इतिहास है वो इतिहास भूल जाता है। जैसे कि मैं नाथपंथियों के बारे में कहूँगा कि जो सहजिया धर्म है या फिर जो आजीविका धर्म है, तो आजीविका धर्म ये श्रम संस्कृति, मेहनत कशों की संस्कृति का पालन करने वाले ये मिट्टी में का सबसे पहला यानी बुद्ध धम्म और लोकायत के पहले का ये आजीविका धर्म है। तो इस धर्म का वो पालन करने वाले थे सब कारागिर जातियाँ ये, और उनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद फिर वो लोगों के पास पहुँचे, इसलिए वो घुमक्कड़ी करते थे। इस तरह राहुल सांकृत्यायन भी कहते थे कि जो है
इंसान को एक जगह पे कभी रहना नहीं चाहिए। उसको यदि नॉलेज प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्ति करना है, विजडम प्राप्त करना है, शहानपन उसको हासिल करना है, हिकमत यदि उसको करना है, हिकमती बनना है, तो उसको सदा घूमते रहना चाहिए और अपना ध्यान का वाटप करना चाहिए, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि तथागत बुद्ध जो कहते थे, उनको तथागत बुद्ध अपने भंते जी को कहते कि दो भंते कोई भी कभी भी एक दिशा में ना जाए, तो एक यदि पूर्व में जाता है, दूसरा पश्चिम में जाए। इस तरह हम देखेंगे कि सम्राट अशोक जो हम उसको प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहते हैं, तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी तक को भी प्रचारक बनाया था और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, मतलब पूरे चाइना और जापान तक किया था। तो इस तरह से हमारी जो लुप्त होती जो विद्या है, उसके लिए आप और क्या क्या करना चाहोगे? जैसे कि वाचनालय एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही ज्ञान की प्राप्ति होंगी। तो सबसे पहले हम अभी वाचनालय चालू करेंगे। जब सब पढ़ेंगे तो निश्चित ही वो आगे बढ़ेंगे। उनको मालूमात, उनकी संस्कृति की जब वो पढ़ाई करेंगे तो उनको मालूमात होगी, और वो लुप्त हुई गई संस्कृति और जो कला है 64 कला, उनमें से वो भर के बाहर निकलेगी। अभी भी हमारे बहुत ही अच्छे कलावंत सारंगी और वाद्य इतना अच्छा बजाते कि आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता। इनके माध्यम से हम पूरे बच्चों को पढ़ाएंगे और वो संस्कृति का जतन करेंगे। और हाल ही में अभी हम वाचनालय का उद्घाटन करेंगे और चालू करेंगे। जो घेरण संहिता थी या मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ जी का जो साहित्य है, जो कि लोगों के मुंह पे है, तो वो परकाया प्रवेश भी कर सकते थे। मतलब एक तरह से वो साइकेट्रिस्ट थे, यानी लोगों के मन में उतर कर वो क्या वो पूरा वो जानते थे उसको। तो ये जो विद्या है, ये आने वाले कल में हमको मुक्त करेंगी। तो ये विद्या सब तरफ पहुँचे, इसके लिए, और ये हमारा जो समाज है, हम कितने महान हैं, ये हमारा ये अस्मिता जो है, ये अस्मिता जागृति के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम राजा थे, क्योंकि हम देखेंगे भर्तृहरि जो नाथपंथी थे वो राजा थे, और उन्होंने पहले श्रृंगार शतक लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। लेकिन आज वैराग्य से लोग दूर भाग रहे हैं और अयाची की तरफ जा रहे हैं। तो अंतिमता एक आपका आखिरी में संदेश जो है, तो आप क्या दोगे? आज हम देखेंगे कि असल में देखा जाए तो जो घुमंतु जनजातियां है, उनकी जो लोक संख्या है वो कम से कम 14 करोड़ है। और तथाकथित जो विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, तो जो तमाम जो आज विस्थापित लोग हैं, उसमें से 50% आदिवासी है। मतलब जो आदिवासी है वही विस्थापित आगे चलकर घुमंतु बने थे। तो इस तरह से घुमंतु जो है वो 14 करोड़ के आगे, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है लगातार। तो ये विस्थापन रोकने के लिए और ये शाश्वत विकास हो, इसके लिए आपको एक प्रयोग आपने जो किया था, उसमें आपको विज्ञान प्रदर्शनी में एक पुरस्कार भी मिला था। तो एक उस शाश्वत विकास के बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे समाज में 75% खेती करते हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि सेंद्रीय खेती वो कम हो रही है, मतलब कि रासायनिक खेती ज़्यादा हो रही है। तो उसके रासायनिक खेती का विकास हो रहा है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं समाज के लोगों को, मतलब समाज के लोगों को बहुत सारी मतलब बीमारियां हो रही है। हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के अनेक बीमारियों को सामना करना पड़ता है, जैसे कैंसर, और अभी तक मतलब कि लोगों का आयुमान भी कम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कम से कम रासायनिक खतों का उपयोग कम करें
और सेंद्रिय खेती जो है, सेंद्रिय खाद है, उनको यूज़ करें और उनको यूज़ कर कर उनमें ज़्यादा बढ़ाए, मतलब उनमें ज़्यादा बढ़ाई करें और उसमें ज़्यादा फोकस कर कर सेंद्रिय खेतों में ज़्यादा, सेंद्रिय खेती में ज़्यादा फोकस कर कर उससे हम हमारा व्यवसाय भी कर सकते हैं। और उसी तरह मैं अपने समाज के लोगों को और यहाँ पर उपस्थित लोगों को कहना चाहूँगी कि हम जो रासायनिक खतों है, मतलब रासायनिक खेती है, रासायनिक खतों है, उनको तो कम कर कर ज़्यादा फोकस सेंद्रिय खतों में ही, सेंद्रिय खेती में ही लगाकर उसमें ही हम मतलब हमारा, उससे हमारा विकास कर सकते हैं। तो शिक्षण के माध्यम से मैंने सुनगांव तालुके में एक प्रयोग किया था, विज्ञान प्रदर्शन था। उसमें मेरा विषय था सेंद्रिय खते आणि रासायनिक खते। उसमें मैंने एक मतलब प्रयोग किया था कि हमें सेंद्रिय खतों से क्या लाभ मिलता है और रासायनिक खतों से क्या हमें मतलब दुष्परिणाम होता है हम पर। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि मतलब मैंने प्रदर्शन किया था कि सेंद्रिय खतों से हमें बहुत सारे मतलब अच्छे प्रोटीन्स वगैरह अच्छे लाभ मिलते हैं और रासायनिक खतों जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही है। तो उसी तरह मैंने उस प्रदर्शन में एक प्राइज़ मिला था और मुझे 100 रुपीज़ मिले थे। बहुत बहुत आपको अभिनंदन आपका। और पर्यावरण पूरक जो खेती है, जो पारंपरिक पद्धति से आज भी आदिवासी और घुमंतू जनजातियाँ करती है, तो उसी को अपनाया जाए और ये जो विकास है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सृष्टि बचेगी नहीं, ना इंसान बचेगा। तो आखिरी में मैं अभी हमारे भाईलाल बाबर सर है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका आखिरी जो संदेश है, आप क्या देना चाहोगे आपके समाज? और ये जो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब कि ऑर्गेनिक खेती, सेंद्रिय खेती, वो बचा के रखे और जो ही अपना जो गायन है, वादन है, वो 64 कला में के अपने जो गुण है वो अपन कायम रखेंगे। और ऐसे करते करते जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो शिक्षा संगठित भाव संघर्ष करा, ये सब जरूरी है। शिक्षण आदमी का होना जरूरी है और पढ़ाई करने से आदमी जानवर से इंसान बन जाता, नहीं तो वो जानवर ही रह जाता। इससे वजह से उसको अक्ल या बोलने की तमीज़ नहीं रहती। पढ़ाई जब करेगा तो वो अच्छा रहेगा और देश के लिए, समाज के लिए और पूरे घुमंतू समाज के लिए हम शिक्षण का पूरा जितना हो सके ये अपने शिक्षक आमदार माननीय कपिल पाटिल साहब और हमारे जो प्रशांत सोनोने, बहुजन विचार मंच के संचालक और ये सब जो घुमंतू और आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे, इनका हम संगठन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सभी लोगों को शुभकामनाएं कि निरंतर हमारा जो विकास है वो होता रहे। और सब एक तरह से मैं कहूँगा कि हाशिए तबके का सबसे जो ग्रास रूट का आदमी है वो भी भयमुक्त, शोषण मुक्त, आनंदमयी, स्वस्थ और समतामूलक समाज निर्मित के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको क्रांतिकारी जय भीम, जोहार, लाल सलाम, जिंदाबाद। जय हिंद। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बच्चे जरा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। जय